हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वे भूले नहीं जा सकते का सेकंड एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा मैंने क्लास 9 का और भी सारा लेसन्स दिया है, जिसे एक प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, उसे भी आप चेक करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्वर्गीय गोपीनाथ बरदले मतलब एक उनको रचनात्मक कार्यों में बहुत अभिरुचि थी, और जब 1933 में चुनाव के पश्चात देश में जब कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य हुआ तो गोपीनाथ बरदले भी सबके दृष्टि में आए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। राजनीति में उन्होंने कठोर सत्य और ईमानदारी का अलौकिक परिचय दिया। ठीक है, तो वो पॉलिटिक्स मतलब वो एक पॉलिटिशियंस थे, एक राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, एक नेता थे। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी कठोर सत्य और ईमानदारी से, मतलब अपनी ट्रूथफुलनेस से और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एक अलौकिक, ठीक है, एक अलौकिक परिचय दिया। मतलब वैसा कोई नहीं होता है जैसा उन्होंने अपना परिचय दिया। ठीक है, जनसाधारण पर अपनी उत्कृष्ट देशभक्ति और त्याग तपस्या की एक मुहर लगा दी। मतलब कि जो जनसाधारण थी, मतलब जो जनता थी, उनके ऊपर अपनी उच्च कोटि की देशभक्ति, उत्कृष्ट मतलब उच्च कोटि की, एकदम हायर लेवल की देशभक्ति उनकी, ठीक है, देशभक्ति और त्याग, सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने तपस्याएं की, ठीक है, उनकी एक मुहर लगा दी थी। उनकी जो त्याग तपस्या, उनकी जो उच्च कोटि की देशभक्ति थी, वो जनसाधारण के दिल में क्या कर गई, घर कर गई थी। ठीक है, वैसे ही घोर विषम परिस्थिति में भी वे धीर और गंभीर बने रहे। ठीक है, तो परिस्थिति चाहे जितनी भी मतलब कह सकते हैं जितनी भी विपरीत हो, वो मतलब कभी भी घबराए नहीं। ठीक है, हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थिति उनके बिहाफ में हो या उनके अगेंस्ट में हो, वो हमेशा ही एकदम डट के खड़े रहे। धीर मतलब एकदम पीसफुल, एकदम गंभीर मतलब एकदम अच्छे से खड़े रहे। ठीक है, एकदम डट के खड़े रहे हर सिचुएशन के आगे। जेल जीवन में वे राष्ट्रकर्मियों के निकट संपर्क में आए। ठीक है, मतलब कि जब वो उनको स्वतंत्रता संग्राम की वजह से जेल जाना पड़ा था, तब क्या हुआ था कि वो राष्ट्रकर्मियों के नज़दीक आए थे। निकट मतलब नज़दीक आए थे, मतलब उनके संपर्क में आए थे। ठीक है, जो राष्ट्रकर्मियों थे, जो देश की सेवा करते थे। ठीक है, वहाँ उनके दिल और दिमाग पर उनका काबू हो गया। फलतः किस कर्मी से कौन सा काम कराना चाहिए, उन्होंने सहकर्मियों को उसी काम में लगाकर कुशल सेना नायक की तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए उसी काम में लगाकर कुशल सेना नायक की तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए असम राज्य में खासी मोर्चेबंदी कर दी। ठीक है, मतलब कि जब वो जेल में थे, उन मतलब राष्ट्रकर्मियों के निकट आए थे, नज़दीक आए थे, उनके संपर्क में आए थे, तो उनका अपने ऊपर कंट्रोल हो गया था। उनका माइंड, उनका मतलब उनका अपना सेल्फ, ठीक है, उनको मतलब दिल और दिमाग पर कंट्रोल होना मतलब सेल्फ कंट्रोल होना। ठीक है, और उनकी एक मतलब अलग प्रतिभा झलकी निकली। मतलब कि कौन से पर्सन को किस काम में लगाना चाहिए वो उन्होंने सीखा। ठीक है, इस तरीके से वो एक कुशल सेना नायक की तरह क्या बन गए, मतलब स्वतंत्रता संग्राम में असम में खासी मोर्चेबंदी कर दी। मतलब असम के लिए उन्होंने एक अच्छा योगदान दिया। ठीक है, जेल जीवन में उन्होंने असम के विभिन्न धर्मों का भी अध्ययन किया। इससे उनको मुख्यमंत्री होने पर शासन में बड़ी सहायता मिली। तो एज वी नो, असम हो या पूरा इंडिया क्या एक डाइवर्स कंट्री है ना। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जाति जनजाति के लोग हैं। तो असम में भी बहुत सारी जाति जनजाति के लोग हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। तो जब वो जेल में थे तो वो सारे धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और मतलब इससे उनको क्या हुई, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको शासन करने में सहायता मिली, लोगों के प्रॉब्लम समझने में सहायता मिली। ठीक है,
उक्त दोनों बातें मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें सफलता की कुंजी सी मिली, पर सफल मुख्यमंत्री के पद पर होने के अतिरिक्त जनता के दिमाग पर जो प्रभाव पड़ा वह कुछ और अस्थायी है। ठीक है, मतलब कि जो दोनों बातें, एक कुशल सेना नायक और दूसरा कि उन्होंने मतलब लोग जो असम राज्य के धर्म थे, जो लोगों के धर्म थे, उनके बारे में अध्ययन किया था। इससे ये दो चीज़ उनके लिए एक सफल मुख्यमंत्री की हैसियत से एक सफलता की कुंजी थी, मतलब एक सफलता की चाबी थी। तो इन सब के अलावा वो एक मतलब ये सब तो उनको मुख्यमंत्री के पद पर सफलता दिलाई ही, इसके अतिरिक्त उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि लोगों के दिमाग पे उसका असर एक अलग ही पड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। उनका व्यक्तित्व महान और व्यापक था, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, वो क्या थी, महान थी। ठीक है, और व्यापक थी, मतलब वाइड थी। वे पंच या मध्यस्थ की तरह काम करने लगे। ठीक है, मतलब कि वे कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सीएम है तो एक सीएम की भूमिका मतलब वो करना, नहीं, वो हमेशा ही क्या करते थे कि मतलब एक मध्यस्थ की तरह, एक नॉर्मल पीपल की तरह काम करते थे। ठीक है, मतलब जनता के बीच में रह के काम करना, मध्यस्थ मतलब बीच में रह कर के काम करना, जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना। ठीक है, जब वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए तब उनका मस्तिष्क एक रूप धारण करने लगा। मतलब जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनके संपर्क में, मतलब जब गोपीनाथ बरदले उनसे मिले, ठीक है, तब उनका जो माइंड था एक रूप धारण करने लगा, मतलब वन वे में जाने लगा। उनको महात्मा गांधी का उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, वे बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, विशेषतः वे अच्छे क्रिकेटर थे। ठीक है, वे स्वतः अच्छे गायक भी थे। उन्हें धार्मिक बरगीत, भजन, कविंद्र रविंद्र के संगीत बड़े प्रिय थे। आगे उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि वे एक बहुत मतलब उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा थी, जैसे कि वो एक खिलाड़ी भी थे। ठीक है, खासकर वो क्या खेलना पसंद करते थे, तो वो एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। वे स्वतः अच्छे गायक भी थे, मतलब वो खुद एक अच्छे गायक भी थे। उन्हें क्या पसंद था, धार्मिक बरगीत पसंद था, भजन पसंद था, और कविंद्र रविंद्र के जो संगीत थे उन्हें बहुत प्रिय थे, बहुत अच्छा लगता था उन्हें। ठीक है, उनमें कला मूर्तिमती हो उठी थी, इसी से उनको कला मूर्तिमती कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। ठीक है, मतलब कि जो हमारे गोपीनाथ बरदले थे उनके मतलब अंदर, ठीक है, उनके अंदर मूर्ति कला की जो एक चाहत होती है ना, एक मतलब मूर्ति कला की भी इच्छा उठ गई थी। वो मूर्ति कला भी कहते थे, इसीलिए उन्हें हम अगर कलाकार कहें तो ये कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात नहीं होगी, मतलब अतियुक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को। ठीक है, तो अगर हम उन्हें कलाकार भी कहें, ठीक है, तो ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं होगी। महात्मा जी के संपर्क में आने पर उक्त गुण स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गए। मतलब कि उनकी मतलब जब वो महात्मा जी मतलब जो महात्मा गांधी है हमारे, ठीक है, महात्मा गांधी के संपर्क में जब वो आए तो क्या हुआ, उनका जो ये सारा गुण, जो एक अच्छे क्रिकेटर, कलाकार, संगीतकार, ठीक है, गीतकार, ये सब जो उनकी क्वालिटीज़ थे, उक्त गुण मतलब जो ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सारे गुण क्या हो गए, स्वाभाविक न्यायप्रियता में, मतलब न्याय करने में, न्याय को पाने में, न्याय की इच्छा रखने में, और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गए। जब उस समय जब देश अंग्रेज़ों के अंडर में था, ठीक है, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा जब हमारे देश पर था, तब मानवता क्या हो रही थी, करा रही थी, दुख था, तकलीफ़ था लोगों के अंदर। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स में ही लाइफ जी जा रही थी। उस समय इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा था। तो उन सब को देख कर के उनके अंदर क्या हो गई, एक आंतरिक संवेदना का जन्म हुआ। ठीक है, वो सारे गुण न्यायप्रियता और आंतरिक संवेदना में बदल गए।
वे बड़े दुर्बल मन से सफलता की चिंता न कर कार्य करने लगे। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ काम करने से पहले फल के बारे में सोचते कि रिजल्ट क्या होगा, बट उनको अब उनका माइंड एक रूप होने लगा था, उनका सेल्फ कंट्रोल इतना बढ़ गया था कि उन्हें अब मतलब वीक माइंड से वो नहीं सोचते थे कि मतलब कि किसी काम का क्या नतीजा निकलेगा, वो बस अपना काम करने लगे। कार्य मतलब काम, ठीक है। फलतः उनका व्यक्तित्व व्यापक बनने लगा, हृदय की दुर्बलता मिटने लगी और अनिश्चित ध्येय निश्चित और निकट दिखाई पड़ने लगी, ठीक है। तो उनकी जो मतलब दुर्बल मन था, ठीक है, उनका जो मतलब उनका व्यक्तित्व क्या होने लगा, व्यापक, मतलब उनकी पर्सनालिटी एकदम वाइड होने लगी, ठीक है। और उनका जो हृदय मतलब दिल की जो उनकी वीकनेस थी वो क्या हो गई, मतलब मिटने लगी। और जो अनिश्चित मतलब अनसर्टेनिटी थी किसी चीज़ को लेकर के, वो निश्चित सर्टेन होने लगे, ठीक है, मतलब कंफर्म होने लगे, ठीक है। और ये मतलब उनके अंदर ये सारी चेंजेस आने लग गई, ठीक है। पिछले दिनों तो उनकी अस्वीकृति में एक सन्निहित उदारता का फूट दिखाई पड़ता था। मतलब कि जो पिछले दिन थे, मतलब कुछ टाइम पूर्व उनकी जो अस्वीकृति में क्या था, किसी चीज़ को अस्वीकार करने में एक सन्निहित उदारता दिखाई पड़ती थी, ठीक है। एक समाहित, सन्निहित मतलब समाहित, ठीक है, उदारता दिखाई पड़ती थी। अंत में उनका शांत स्वभाव महत्ता और दृढ़ता में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो अंत में उनका शांत स्वभाव किस में चेंज हो गया, महत्ता और दृढ़ता में चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया मतलब चेंज हो गया। मानव जीवन का उतार चढ़ाव, हर्ष विषाद और हार जीत उनके लिए बराबर हो गया। मतलब कि जो मानव जीवन है, मतलब हमारा जीवन, ठीक है, इंसानों का जीवन, इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होते हैं। हर्ष विषाद मतलब हंसी खुशी होता है, हार जीत होती है। तो ये सारी चीज़ें अब बर्देले जी के लिए क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब गोपीनाथ बरदले जी के लिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, एकदम इक्वल हो गई थी। उनको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, और कितनी खुशी है कितनी गम है, इस सब बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हार हो रही है या जीत, उनको बस अपना कार्य करना है। उनका मन सिर्फ देश सेवा में लग गया था। मानव जीवन आगे देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन के अनुसार वे कर्तव्य पालन को ही अपनी पूजा और धर्म मानने लगे, ठीक है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का मतलब होता है कि जो हमारा कर्म है वही हमारा धर्म है, ठीक है। तो इसके अनुसार हमारे गोपीनाथ बरदले ने कर्तव्य पालन को ही क्या मानने लगे, वो अपनी पूजा और धर्म मानने लगे, ठीक है। मतलब उनका जो कर्तव्य, उनका जो कार्य है वही उनकी पूजा है और वही उनका धर्म है। संकटापन्न मानव समाज विशेषतः असम की पिछड़ी जातियों के लिए वे अपना तन मन धन सब खोकर सेवा करना अपने पद और व्यक्तित्व की शोभा मानते थे। मतलब संकटापन्न मतलब कि जो हम मानव समाज संकट में था, ठीक है, प्रॉब्लम्स में था, विशेषतः कौन, असम की पिछड़ी जाति, ठीक है, जिन जातियों का मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बैकवर्ड जो जाति थी, ठीक है, उनके लिए अपना तन मन धन सब खोकर सेवा करना ही गोपीनाथ बरदले अपने पर्सनालिटी की शोभा मानते थे, मतलब अपनी व्यक्तित्व की शोभा मानते थे, ठीक है। इसके बाद वे दूसरों को मान देने में जितने अग्रणी थे, उसी तरह वे भी प्रत्येक क्षेत्र में लोकप्रिय और पूजनीय थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कहा गया है कि वो सबको मतलब क्या देते थे, मान देते थे, इज्जत देते थे। तो इससे वो तो सबको मान और इज्जत देने में सबसे आगे थे ही, और साथ में
प्रत्येक क्षेत्र में, मतलब हर सेक्टर में लोकप्रिय भी थे। मतलब कि वो उनकी वो तो सबको मान देते ही थे, और साथ में उनको भी लोग बहुत पसंद करते थे। इसीलिए मतलब पसंद करते थे और उनकी पूजा करते थे, मतलब कि उनका इज्जत करते थे। तो हम लोग सुनते हैं ना, उनके नाम के आगे लगाया जाता है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले। ठीक है। इसके बाद सत्य, प्रेम, अहिंसा उनके जीवन की श्वास थी। कहे तो कह सकते हैं कि वे गांधीवाद के सिद्धांत में पूर्ण आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत करने में कभी नहीं चूकते थे। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कहा गया कि जो सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, ठीक है, उनके जीवन की क्या थी? श्वास थी, मतलब ब्रीथ थी। ठीक है, मतलब सांस जो होता है, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं, वो सांस थी उनकी। ये तीन चीज़ उनके लाइफ की। ठीक है। कहे तो हम कह सकते हैं कि वे गांधीवाद सिद्धांत के सिद्धांतों में पूर्ण आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत करने में कभी नहीं चूकते थे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ गांधीवादी सिद्धांतों को मानते ही नहीं थे, उन पर आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि उन सिद्धांतों को कार्य रूप भी करते थे, मतलब एग्जीक्यूट भी करते थे, अपने लाइफ में अप्लाई भी करते थे। ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 135 का नेक्स्ट पैराग्राफ से करूँगी। ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपको इस लेसन का अगर क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को मतलब जितना हो सके अपने साइड से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।